देखिए, जैसा मैंने कहा है, पहले भी कहा है और इससे पहले पिछले सालों में भी कहते आए हैं कि हम विदेशी सामान की खरीद न करें और स्वदेशी बनी चीज़ें वो सब लें, और विशेष तौर पर ऐसी चीज़ें जो शरीर के लिए हानिकारक है उसका उपयोग तो छोड़ ही देना चाहिए। खास करके पटाखे हैं, अब इनका हानिकारक प्रभाव रहता है, प्रदूषण फैलता है। प्लास्टिक की चीज़ें हैं, ये भी अपने आप में क्योंकि ग्रेडेबल डिग्रेडेबल नहीं है, तो डिग्रेडेबल चीज़ें जो बाद में जिनका प्रोसेसिंग हो सकती है, ऐसी चीज़ें खरीदें। और अपने देश में भी बनने वाली चीज़ें बहुत आ गई हैं, उन्हीं का उपयोग करें। यही मेरा आह्वान पहले भी हमेशा हर साल होता रहा, आज फिर मैं आपके माध्यम से कर रहा हूँ। सरकार की बात करिए, आपने जीएसटी कम किया गया है, लेकिन एकदम अभी तक कम नहीं हुआ, 22% जीएसटी लागू कर दिया गया। आपकी बात ठीक है। वैसे तो सबको अपील की गई कि जिस दिन से जीएसटी कम हुआ उसी दिन से उनको कम करना चाहिए। इसमें एक वर्ग है जो ट्रेडर है, जो छोटा ट्रेडर नहीं है, बड़ा ट्रेडर है। उन्होंने तो सेम, क्योंकि उनको उसी दिन से सेम डेट से अपना नया बिल जो है कम टैक्स पर बनाना अनिवार्य है। पहले के टैक्स का एक सिस्टम होता है आईटीसी, जो उनको एक टैक्स की वापसी मिलती है, क्रेडिट मिलता है। वो क्रेडिट उनका अगर नहीं मिलेगा तो सरकार उनको देगी और उनके आगे वाले टैक्स के अंदर उसकी जो है बैलेंस किया जाएगा, उसकी धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। लेकिन जो अंतिम लास्ट का जो खास करके छोटा व्यापारी है, किराने वाला है, जो 1% उसको क्या कहते हैं, कौन सा रजिस्टर्ड होता है, जो 1% टैक्स भरता है। आपने सोलर एनर्जी और एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट 1% उसको क्या कहते हैं? अरे हाँ, वो 20 लाख तक का है। 1% का एक व्यापारी होता है, उसको 1% देना पड़ता है, उसका एक शब्द है। तो उनको जरूर, चूंकि वो टैक्स भर के आए हुए हैं, इसलिए उन्होंने कीमत के अंदर लगा करके टैक्स देना होता है। तो जितना टैक्स पहले दे के आए हैं उनके अंदर सामान उनका जो स्टॉक में बचा होता है, अगर वो एकदम पहले दिन कम करेंगे तो उनका वो लॉस होगा। हमने उनको आह्वान किया है, सबको अपील भी की है कि कम से कम उसमें अपना प्रॉफिट कम करके, घाटा ना भी करें तो अपना प्रॉफिट कम करके बेचना शुरू करें, या कुछ नया सामान ला करके कम टैक्स का, कुछ पुराना बचा हुआ पुराना ज्यादा टैक्स का, उसको मिक्स करेंगे तो भी उनका टैक्स एवरेज कम हो जाएगा। लेकिन ये 10-15 दिन में जैसे जैसे लोगों का अपना सामान है, जो भी वो नया खरीद से पहले का स्टॉक होता है वो बेच लेंगे, उसके बाद उनको कम करना ही होगा। नहीं करेंगे तो उनका बचा रह जाएगा और फिर पड़ोसी जो है कम टैक्स पर ला के बेचेगा, तो कंपटीशन तो उनको करना ही है ना। इसलिए 10-5 दिन हमने अपील करने के बाद भी अगर किसी ने नहीं किया तो इसका मतलब है कि उसका कोई पिछला सामान बाकी होगा। कंज्यूमेबल आइटम्स 10-15 दिन में सब खत्म हो जाती है, इसलिए वो निश्चित रूप से उसको करना ही पड़ेगा। वो नहीं करेगा तो नुकसान में वही रहेगा। आपने सोलर एनर्जी और किसानों की बात की है, बहुत सारे क्षेत्र जैसा कि अखबारों में न्यूज़ का है, टीवी में, जहाँ मतलब पानी का लेके कंपाउंडिंग कैटेगरी होती है, कंपाउंड करके और 1% लेते हैं। टरबाइन विंड एनर्जी की, टरबाइन विंड एनर्जी के लिए सरकार ने, देखिए, ये सारी योजनाएं प्रदेशों की होती हैं। जिस प्रदेश में जो चीज़ संभव वही होता है। संयोग से टरबाइन जितने हैं ये सारे कोस्टल एरियाज की जितनी स्टेट्स हैं, हवाएं वहाँ ज़्यादा चलती हैं, वहाँ पर खूब इसका उपयोग भी हो रहा है। लगभग 50 गीगावाट टरबाइन सोलर टरबाइन पावर अपने यहाँ अब उपयोग होना शुरू हो गया, उत्पादन होना शुरू हो गया। हरियाणा में मुझे लगता है अभी टरबाइन का उतना स्कोप भी नहीं है, जिन लोगों ने लगाया भी है वहाँ हवा उतनी चलती नहीं है। यहाँ सोलर भी, क्योंकि ज़मीनें बहुत महंगी हैं, इसलिए सोलर भी लिमिटेड लेवल पर ही हो रहा है। रूफ टॉप पर सोलर सिस्टम ये हरियाणा में लग रहे हैं। और इस प्रकार से जो चीज़ संभव होती है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी चीज़ का जनरेशन है, उत्पादन है, उसमें कॉस्ट का कंपटीशन होता है, तभी वो चीज़ आगे बढ़ती है। अगर आपको राजस्थान से सोलर पावर यहाँ लगाएंगे तो महंगी बनेगी। राजस्थान में ज़मीनें सस्ती हैं, बहुत बड़े उसमें स्तर पर सोलर पावर वहाँ बन रही है, लेकिन वो यहाँ नहीं बन रही है। इसलिए हर स्टेट का अपने अपने हिसाब से सब होता है। मेरा दो सवाल है, एक तो आपके पास ही मंत्रालय है करीब, और आपने कुछ दिन पहले ही कहा था कि जल्द ही आरआरपीएस पर भी हम घोषणा करेंगे और शिलान्यास। कब तक शिलान्यास कर रहे हैं, आप करेंगे, प्रधानमंत्री जी करेंगे? और दूसरा सवाल, एक इनको चौक को द्वारका से भी जोड़ने की बात चल, तो क्या उसको जोड़ेंगे या द्वारका से द्वारका एक्सप्रेस होते हुए खिड़की द्वारा? द्वारका एक्सप्रेस से
खिड़की दौरा सर द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ मेट्रो का ऐसा है कि एक तो RRTS तो पक्का ही है, जो उसका सारा लगभग DPR बन चुका है। आखिर में एक जो पॉइंट अड़ा था वो था जो साइबर सिटी जो स्टेशन है उद्योग विभाग, यहाँ पर तीनों स्टेशन को मिलना है। उसमें द्वारका वाली जो मेट्रो है उसको भी, और पहले से वो साइबर सिटी का बना हुआ वो भी, और एक RRTS, तीनों को बहुत नज़दीक नज़दीक बनाया जाए। उसकी लोकेशन को लेकर अलग अलग विचार चल रहे थे, लेकिन अब फाइनली वो सब हो चुका है, उसका सोल्यूशन हो चुका है और वो फाइल अब चल पड़ी है। इसके बाद जैसे ही DPR कंप्लीट होती है, बाद में ये फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगी, फिर कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगी, और इसमें मुझे लगता है कि महीना 2 महीने लग सकते हैं। तो 2 महीने बाद कभी भी इसका शिलान्यास, और क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वही शिलान्यास करेंगे, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट जितने देश भर में होते हैं वो सब प्रधानमंत्री जी को ही कहा जाता है, वो करते हैं तो लाभ मिलता है। जहाँ तक दूसरा विषय है जो एयरपोर्ट से, और एक लाइन जो चलनी है, जो एयरपोर्ट वाली लाइन है, आती है नई दिल्ली स्टेशन से एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से उसको एक्सटेंड करने का विषय चल रहा है। चाहे वो पालम कॉलोनी में जो हमारा कोलंबिया कौन सा हॉस्पिटल है, कोलंबिया, उसको इफ्को तक भी लाने की बात चल रही है, वो अभी विचाराधीन चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी इस पर फैसला होते ही वो लाइन भी बनेगी। उसी के साथ जो जनकपुरी से ट्रेन आती है, ब्लू लाइन है, कौन सी है, जनकपुरी से सेक्टर 21 आती है, सेक्टर 21 से वो भी एक लाइन और आगे लाई जाए, वो फिर कोलंबिया हॉस्पिटल तक ला करके ये जो दिल्ली वाली लाइन है इसके साथ उसका जो गुड़गांव वाली लाइन है उसको जोड़ दिया जाएगा। वो क्योंकि दोनों की टेक्नोलॉजी में अंतर है, एयरपोर्ट वाली जो मेट्रो लाइन है उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ा अलग है, और जो जनरल मेट्रो चल रही है जो हमारे यहाँ आती है गुड़गांव वाली जो है, इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ा अलग है। तो दोनों की लाइनें अगर आती हैं गुड़गांव में तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट की लाइन आते ही हम चेक इन भी यहीं कर सकते हैं, चाहे वो इफ्को चौक पर आए, चाहे फिर वो कोलंबिया पर रुके, वहाँ चेक इन करके वहीं से बैठो, एयरपोर्ट सीधे पहुँच जाओ। वैसे उन दोनों का विचार चल रहा है, छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद बहुत जल्दी वो भी फाइनल होगा। सर गुड़गांव के लिए एलिवेटेड 20 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनाने का प्लान चल रहा है, कब से शुरू होने वाला है? 5000 करोड़ की लागत से बनाने का CPR वाला ना, जी, एम्स से गुड़गांव, एम्स से गुड़गांव 20 किलोमीटर का जरिया दिल्ली, नहीं सर दिल्ली जब जाएंगे उस पर कुछ ओवरब्रिज तो है प्रस्तावित, लेकिन एलिवेटेड रोड का तो अभी मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन अगर बनाएंगे तो ये नेशनल हाईवे वाले बनाएंगे, वो हमारे डिपार्टमेंट में आता नहीं है, कोई विचार चल रहा होगा तो पता लगेगा। सर हरियाणा में आपने 9.5 साल जो है हरियाणा को संजोके रखा, सरकार के तीसरे टर्म की सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है, किस तरीके से देखते हैं नायब सरकार? देखिए, नायब सिंह सरकार बहुत स्थायी रूप से अच्छा काम कर रही है, और जितनी योजनाएं हमने पिछले 10 साल में बनाई हैं वो सारी उनके ऊपर काम हो रहा है, और उसके अंदर कहीं भी छोटे मोटे कोई ग्लिचेज होते हैं, क्योंकि वो मेरे समय जो योजनाएं बनी हैं वो ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा पता होता है उनका, कभी कभी ब्यूरोक्रेसी के लोग हमसे ही बात करते हैं, तो उस नाते से एक एक चीज़ हम करके आगे बढ़ा रहे हैं। खास करके जो लैंड इश्यूज़ हैं, और लैंड की कई पॉलिसीज उस समय हमने लागू की थी, कुछ चालू हो गई, कुछ और बन रही हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा जल्दी उसको सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हरियाणा में तो है ही है, देश भर में मैं देखता हूँ अगर सबसे ज़्यादा लिटिगेशन कोर्ट्स में है तो लैंड इश्यूज़ को लेके है। तो लैंड की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए मुख्यमंत्री हमारे लगे हुए हैं और डिपार्टमेंट के लोग भी लगे हुए हैं। फिर भी उसमें जहाँ कहीं कोई सहयोग की आवश्यकता होती है तो मैं भी उसमें जाकर उनको सुझाव देता हूँ। दोबारा से सर सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुना गया है। बात यह कि वैसे तो ये उनके अपने घर का मामला, मुझे कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, और इतना ही है, मुझे लगता है कि उनके यहाँ निर्णय करने की असमंजस स्थिति इतनी रहती है कि एक पूरा बहुत बड़ी अच्छी संख्या में, इसको कहना चाहिए विपक्ष की संख्या 37 है आउट ऑफ 90, इतना एक तो होता मजबूत पक्ष, एक होता मजबूत विपक्ष, संख्या के हिसाब से हम कह सकते हैं, तो विपक्ष भी कोई उनका कमजोर तो नहीं है, लेकिन उनको अपना लीडर चुनने में 1 साल लग गया, ये अपने आप में हैरानी करने वाली बात है, और इसको जनता भी समझती है, हम भी सब समझते हैं, कहीं ना कहीं दुविधाएं उनकी हैं। अब दुविधा समाप्त करके उन्होंने बनाया है तो मैं तो उनको शुभकामना दूंगा, अच्छा उन्होंने लीडर बना लिया, और अगर विपक्ष का नेता कोई होता है तो सत्ता पक्ष को भी उसका लाभ होता है, कम से कम विपक्ष के लोग अलग अलग करके अपने मुंह से बातें नहीं बोलते हैं,
तो विपक्ष का जो नेता है वो बोलेगा तो हम उसका ध्यान करेंगे। सर, इस बार प्रदेश अध्यक्ष साउथ हरियाणा से चुना गया है कांग्रेस का कहना है कि दक्षिणी हरियाणा को इस बार मजबूत करेंगे, क्योंकि अगर हम 2019 में गए तो 11 की 11 सीटें कांग्रेस हार गई थी, 2024 में एक सीट नांगल चौधरी जीती है। अब उनका कहना है दक्षिण हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष को बनाना इसलिए कि दक्षिण हरियाणा को मजबूत करना है। किस तरह ऐसा है, वैसे तो जैसा मेरा पहला उत्तर था फिर भी वही उत्तर है कि ये भी उनके अपने घर का मामला है। आखिर हमें बहुत ज्यादा उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी जनता में जो चीजें चलती हैं वो हमारे पास आती हैं तो हम जरूर उसकी टिप्पणी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, सिर उड़ाते ओले पड़े। तो इनको अध्यक्ष बनाया और बाद में शुरू करके कुछ कानाफूसी चलने लग गई, अच्छी नहीं है, लेकिन अब चली है तो भुगतेंगे उसको। कैप्टन अजय सिंह यादव ने एक आरोप लगाया था, जैसे ही उन्हें बनाया गया, कि साफ छवि बेदाग का नेता जो है राहुल गांधी को चुनना था, इस तरह के उन्होंने एक्सपर्ट पोस्ट किया है। खुद कांग्रेस में इस तरह से प्रदेश अध्यक्ष को बनाना राहुल गांधी के नेतृत्व द्वारा, फिर कांग्रेस के नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने तो वही कह रहा हूँ, कानाफूसी फुसफुस शुरू हो गया, इसलिए होने दो जो हो सकता है। मैं ज्यादा टिप्पणी क्यों? आपने पहले पूछ लिया ना, आपने पहले पूछ लिया और लोग पूछ लेना दो ना। आपने भी पूछ, आपने पूछ, उस पर भी काम शुरू हो जाएगा, लेकिन पहले ये आरआरटीएस जो मेन है ये शुरू हो जाए, क्योंकि वो भी आरआरटीएस का ही पार्ट है। उसको एक सुझाव दिया गया है कि इफ्को चौक से फरीदाबाद और फरीदाबाद से फिर आगे जेवर तक, क्योंकि इस एयरपोर्ट से, जो एयरपोर्ट इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको लेके जे एयरपोर्ट को जोड़ने का एक सुझाव चल रहा है और मुझे लगता है फिजिबल है, क्योंकि हमने उससे पहले भी कहा हुआ था कि गुरुग्राम से हम फरीदाबाद को जोड़ेंगे। उसमें मेट्रो की फिजिबिलिटी नहीं आई थी, क्योंकि हर 2 किलोमीटर के बाद कोई वहाँ बहुत ज़्यादा राइडरशिप नहीं है। लेकिन ये चूँकि 6-7 किलोमीटर का स्टेशन होगा, तो 6-7 किलोमीटर में बीच में 2 या 3 स्टेशन आएंगे फरीदाबाद गुड़गांव के, तो जो भी आबादी का एरिया होगा वहाँ ये फिजिबल हो जाएगा। इसलिए अच्छा एक प्रपोजल ये बन के आएगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, रोशनी का त्योहार आने वाला है, आप खुद ऊर्जा मंत्री हैं, जगमग योजना हरियाणा में आपने शुरुआत की, क्या पूरे भारत में जगमग योजना तक रहेगी? क्या हम कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये योजना प्रदेशों की होती है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पहले बता दिया है, बल्कि उनके अधिकारी जो हर एक प्रदेश के पावर सेक्रेटरीज हैं, उनको ये सारा विषय पता है कि हरियाणा में किस प्रकार से उन्होंने लाइन लॉसेस को कम किया है और इस योजना की बहुत सराहना हो रही है। कुछ प्रदेश और आगे बढ़े हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल विल चाहिए होती है, सबको थोड़ा सा डर भी लगता है। तो हमने कभी डर के काम नहीं किया, प्रदेश के हित में तो उसको डट के किया है। मैं गांव की कहानी सुनाता हूँ आपको, फिर इस विषय को समाप्त करेंगे। एक पानीपत जिले में गांव कवि, कोई गया हो, किसी ने सुना हो, तो बड़ा गांव है। तो जैसे ही 2015 या 16 की बात है, तो वहाँ से सहज उस रोड से जैसे निकलना होता, तो मैं निकल रहा था, तो मुझे एक 5 किलोमीटर पहले हमारे सिक्योरिटी के लोगों ने कहा कि ये रास्ता बदलना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कि कवि गांव के बस स्टैंड पर लोग खड़े हो गए और वो हमारा घेराव करेंगे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलो यहीं से चलते हैं, कहीं बदलेंगे नहीं। चल पड़े, चले। तो मुझे पता था पहले से, इसलिए गाड़ी थोड़ा धीमे कर ली, रोक ली। रोकने के बाद गाड़ी के ऊपर ही मैं खिड़की खोल के खड़ा हो गया और लोगों को बुलाया, पूछा कि हाँ क्या बात है। कर लेंगे, हमारे गांव में लाइट होनी आंधी, जैसे हरियाणवी कहते हैं। मुझे पता था कि वो बहस करेंगे ज़्यादा। मैंने एक ही प्रश्न किया, मैंने कहा ये बताओ, हरे गांव में लोग बिजली की बिल भरे से? नाक में नहीं भरा, भरोगे? नाक को नहीं भरा, ठीक है बिजली नहीं आओगे, चलो। इतना कहते ही वो भी सन्न रह गए और फिर एक ने कहा ठीक है हम भी देख लेंगे, मगर देख लियो। तो ये कह के रास्ता खोल दिया, तो मैं निकल गया। बात 2015 या 16 की है। अभी चुनाव में 2024 में, क्योंकि अब कभी मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र में आ गया, वो पानीपत विधानसभा का गांव है, इसराना विधानसभा का। तो मैं गया, अपना यात्रा थी, रथ यात्रा में उसी गांव में उस चौक पर मैंने यात्रा भी रोकी। उस गांव में मैंने कार्यक्रम नहीं बनाया था, लेकिन मैंने कहा चलो रोक लेते हैं। रोका तो 20-30 लोग जो दुकानों पर बैठे होते हैं वो सारे एक एक करके आ गए। मैं खड़ा हुआ, कैसे अभी ठीक ठाक हाल चाल, बढ़िया। मैंने कहा आपको याद है कि इस गाँव में मैं एक बार पहले भी आया था? कि याद है जी। मैंने क्यों आया था?
कि बस जो आया था उसको भूल जाओ। मैंने क्यों, क्या हुआ? कि हम बिजली के बिल भी भरते हैं और बिजली भी 24 घंटे आती है। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जो एक विल पावर चाहिए, उस विल पावर से चीजें होती हैं। कुछ प्रदेशों ने अच्छा किया है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश ठीक कर रहा है। उत्तर प्रदेश में लोगों ने वहाँ स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं और प्रीपेड स्मार्ट मीटर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अभी हमने कहा सारे देश भर में कि आप लोग सब गवर्नमेंट ऑफिस जितने हैं और जितनी गवर्नमेंट कॉलोनीज हैं, जितने गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, उन सब के यहाँ प्रीपेड लगाओ और बिजली आने से पहले जैसे हम मोबाइल चार्ज कराते हैं ऐसा चार्ज कराओ तो बिजली मिलेगी। अब गवर्नमेंट का अधिकारी तो मना नहीं कर सकता, कर्मचारी भी मना नहीं कर सकता। हाँ, रिबेट भी दिया है, हरियाणा में 5% उसमें रिबेट दिया, बहुत बड़ा रिबेट होता है 5% इन द बिल। अब उसमें से बहुत प्रदेशों ने बढ़ना शुरू कर दिया है और बड़ी राशि जो उनको निवेश के लिए उसमें से आ रही है, ताकि पहले से पैसे मिल जाते हैं, बाद में बिजली लगती है। और कहीं कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां थी, वो सब पूरी हो रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पूरी होगी, लोगों को थोड़ा विश्वास हो जाएगा कि हमको लाइट जो है पूरा मिलेगी 24 घंटे, तो फिर देने लग जाते हैं। सामाजिक थोड़ा बदलाव भी आए हैं। अब नए यानी जो महिलाएं हैं जो शादी होके घरों में जाती हैं, वो कहती हैं कि हाँ गांव में 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। नौजवान बच्चे, अब सबकी इच्छा होती है, क्योंकि बहुत से साधन ऐसे होते हैं 24 घंटे बिजली से ही उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, 24 घंटे बिजली आने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन बिजली की आपूर्ति की कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास सरप्लस है जब भी। और अब तो सरप्लस का विषय और एक दूसरे ढंग से हम ले रहे हैं। अभी जून 26 में अगले साल जून तक एक बहुत बड़ी मार्केट जिसमें बिजली उपलब्ध होगी सब स्टेट्स को, जितनी खरीदनी है खरीदो, जितनी बेचनी है बेचो। जिसके पास ज़्यादा होगी उसमें बेचेगा, जिस पास कम पड़ेगी उसमें से लेगा। सरकार का रोल बहुत कम हो जाएगा कि हम बिजली देंगे कि नहीं देंगे। भैया सरप्लस है, अब जितना जिसको बेचना बेच दो, जिसका खरीदना खरीद लो। उसमें रेट भी बदलते रहते हैं। हाईएस्ट रेट उसकी कैप लगा दिया कि 10 रुपये यूनिट से ऊपर नहीं होगा। कमी भी कितनी हो जाएगी, तो अगर बिजली उपलब्ध है तो मैक्सिमम 10 रुपये। लोएस्ट अभी नहीं किया है। लोएस्ट तो भी पिछले दिनों में 15 दिन पहले एक दिन ऐसा आ गया था कि उस समय 15 मिनट के लिए 1 पैसा यूनिट बिजली आ गई, बिजली सरप्लस हो गई। तो कुल मिला के बिजली की सारी चीजें हम आगे धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। सर, एक बिना पर्ची बिना खर्ची के आपने जो हरियाणा में नौकरियां दी, एक नई क्रांति आप लेकर हरियाणा में आए, उसका तीसरी बार जो सरकार आपकी बनी, आपको क्या लगता है कि सर कितना असर देखा गया इन बिना पर्ची बिना खर्ची के? देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है हरियाणा की जनता के लिए। अंदर अंदर इसका करंट बहुत ज्यादा था जो लोगों ने महसूस नहीं किया। कांग्रेस ने तो बिल्कुल महसूस नहीं किया। अगर महसूस करते तो इस प्रकार की भाषा ना बोलते कि आप मुझे जिता दो, मैं 50 नौकरी दूंगा, मैं 200 नौकरी दूंगा। सर सीएलयू को इस प्रकार की एक दूसरे को भी सुना करो, खाली मुझे। इसलिए वो सारे विषय उनको भी आभास नहीं था, पता नहीं था। जिन्होंने कहा कि इस बार तो हम सरकार में आएंगे, और उन्होंने गोहाना के जो जलेब हैं वो भी तैयार करा के रख लिए, कि अपने घोड़े मंगा के रख लिए, रथ मंगा के रख लिए, और सारे उनको फिर वो निरस्त होना पड़ा, क्योंकि जनता में करंट बहुत था। एक विषय ये था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत विषय थे। उनको एक विषय ये था कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका हल घर बैठे होता है। ये अपने आप में बड़ा अंडर करंट है। पहले जो लोग भीड़ लगा के चंडीगढ़ पहुंचते थे और वो डेरा डाल के बैठे रहते थे कई कई दिन तक, जिसकी हमारे यहाँ तो हमने पहले दिन 2014 में सीएम विंडो बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आप अपना कागज सीएम विंडो अपलोड कर दो, हमारे पास पहुंच जाएगा। हमारे लोग आने बंद हो गए। तो विपक्ष ने, खास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये मुख्यमंत्री अलोकप्रिय हो गया है, वहां तो भीड़ ही नहीं होती, आता ही कोई नहीं है। मेरे यहाँ तो दिन रात भीड़ रहती थी। मैंने कहा हमने भीड़ के टाइम देख लिए, तो उस भीड़ के लिए हम चाहत नहीं हमें भीड़ की इकट्ठा करने की, हमें चाहत है लोगों को घर बैठे काम हो तो लोगों को चंडीगढ़ आना ना पड़े। और उसका बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हुआ। आज हमने परिवार पहचान पत्र बना करके लोगों के जो चक्कर लगते थे वो सारे खत्म कर दिए। ओल्ड एज पेंशन किसी का 60 साल की उम्र होते ही उसके घर में यानी आदमी पहुंच जाता है कि आप 60 साल के हो गए हैं, साइन करो, आपको पेंशन मिल जाएगी। 1 महीने के बाद पेंशन शुरू हो जाती है। आज लोगों की तकलीफ जो है वो ढूंढनी पड़ती है हमको। मेरा उस समय एक वाक्य होता था कि समस्याएं आपकी, हल मनोहर लाल का, लिख जाओ। तो समस्याओं का रास्ता निकालना
कोई ठान ले तो खूब निकलता है। खैर कुल मिलाकर के हरियाणा में अच्छा एक वातावरण है और हमने पत्रकारों के लिए बहुत कुछ किया। बीच में पहले घेर लेते थे, अब घेरते नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।